लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 17 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। 1625 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। मुंसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे और दीगर मराहिल के लिए मुहिम ने पकड़ा जोर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सानंद में किया रोड शो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने केरल के कोल्लम में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चैलेंजों को किया कबूल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आसाम के कोकराझार में की इंतखाबी रैली। लोकसभा इंतखाबात के लिए ओपोजिशन की भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज केरल के कुन्नूर में चलाई इंतखाबी मुहिम। मणिपुर में जारी तशद्दुद का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की अहलिया सुनित्रा पवार ने बारामती से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। उनका मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से होगा। खानदानी वकार की सीट बनी मौजू का बहस। और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर पथराव के वाक़े ने इख्तियार किया सियासी रंग। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर को लिखा खत, पूरे मामले में किया मदाखलत का मुतालबा। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस वाक़े की मजम्मत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में जुमे को होने वाली वोटिंग की तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। इस मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 102 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे और इस मरहले में 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन पुरअमन और मुंसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। इस मरहले में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की तमाम सीटों पर इंतखाबात होंगे। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 नशिस्त पर भी इंतखाबात होंगे। लोकसभा के पहले मरहले के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नई असेंबलियों के इंतखाबात भी इसी दिन होंगे। और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। तमाम जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक जबरदस्त रोड शो किया। अमित शाह ने अपने इंतखाबी प्रोग्राम की शुरुआत अहमदाबाद के APMC सर्कल से नलसरवार चौक सानंद के दरमियान रोड शो से की। रोड शो के दौरान लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही और अमित शाह ने गांधीनगर में एक जबरदस्त रोड शो किया। गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। नामजदगी की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज आसाम के कोकराझार में एक जलसे आम से खिताब किया। पिछली कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुमाल मशरिक को अलग थलग रखा। बीजेपी की मोदी हुकूमत की कामयाबियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज शुमाल मशरिकी भारत का 70% हिस्सा अफ्स्पा से बाहर हो चुका है। आप डिमांड करते थे आफ्स्पा हटाओ, AFSPA हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में AFSPA हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो NDA की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आसाम के उदलगुड़ी इलाके में डंडा सहरिया हाई स्कूल के स्पोर्ट ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी हुकूमत आने के बाद न सिर्फ सियासत में बल्कि हर मैदान में तब्दीली आई है।
मोदी जी की सरकार मतलब प्रोएक्टिव सरकार, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राजनीति का चरित्र, देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बदल डाला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज केरल के कन्नूर में एक जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी भारत के लोगों पर एक कौम, एक तारीख और एक जबान मुसल्लत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी मुल्क में रंगारंगी पर यकीन रखती है। The Congress Party and the UDF accept the diversity of India. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. First of all, this is a fundamental misunderstanding of what India is. How can you come to the people of Kerala or the people of Tamil Nadu or the people of Bengal and say there is going to be one language? You're insulting every single citizen of Kerala. Malayalam is not just a simple language. If you remove Malayalam, how will a mother in Kerala explain the history of this great land to her children? कांग्रेस ने केरल में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार अदवर प्रकाश की हिमायत में अटिंगल सीट पर रोड शो किया। और महाराष्ट्र की बारामती पार्लिमानी सीट इस वक्त मौजूए बहस है। यहां से शरद खानदान के अफराद एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। काबिल जिक्र है कि इस सीट को शरद पवार का गढ़ कहा जाता है और इस बार सुनेत्रा पवार का मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से होगा। इस सीट पर खानदानों के दरमियान लड़ाई ने इसे काफी दिलचस्प बना दिया है। सुनेत्रा पवार के नामजदगी दाखिल करने के वक्त वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल और मरकजी वजीर रामदास अठावले मौजूद थे। और अदाकार और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती ने दार्जिलिंग पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता की हिमायत में रोड शो किया। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस मरहले में 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 96 नशिस्तों पर 13 मई को वोटिंग होगी। चौथे मरहले में आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की 8 सीटों, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर पोलिंग होगी। तो वहीं तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल खत्म हो जाएगा। इस मरहले में 10 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 94 नशिस्तों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी मगरबी बंगाल में रामनवमी के जुलूस में तशद्दुद पर टीएमसी और वजीर आला ममता बनर्जी को निशाना बना रही है। बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को खत लिखकर इन वाकयात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सुवेंदु ने कहा है कि मैंने रियासत के 2 हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात की शिकायत की है। बीजेपी लीडर का कहना है कि रामनवमी जुलूस के दौरान बुध की शाम से ही रियासत में हालात खराब हैं। उन्होंने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर तशद्दुद के इस तरह के वाकयात को हवा देने का इल्जाम लगाया है। अपने खत में रामनवमी के मौके पर तशद्दुद के बाद उन्होंने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए
फौरी मदाखलत करें और तशद्दुद के वाक़यात की जांच कौमी तहकीकाती एजेंसी से कराएं। मुर्शिदाबाद के बेल डांगा इलाके के शक्तिपुर में रामनवमी पर तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी हो गए थे। और इसी तरह का वाक़या मशरिकी मदनापुर ज़िले के एगरा में भी पेश आया था और रैली में शामिल 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए और एगरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी मुतनाज़ा बयान देती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में टीएमसी की बराह रास्त ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर आप बीजेपी को 17 अप्रैल को नारे लगाते हुए देखते हैं तो ये उनका फसाद का दिन है। আমি ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस पर हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। उन्होंने एनआईए से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर जिस प्रकार का प्राणघातक हमला किया गया, वह सामान्य हमला नहीं था, वह आतंकी हमला था। वहां पर बम फोड़े गए, घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे, उनका उपयोग लोगों को घायल करने में किया गया, तलवारों से हमला किया गया, लोगों को पकड़कर घेर कर जान से मारने की कोशिश हुई। ये एक दिन की तैयारी में संभव नहीं था, हफ्तों से तैयारी चल रही होगी। बिना टीएमसी के संरक्षण के ये दंगे होना, हिंदुओं पर इस प्रकार के हमले होना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसे वोट बैंक की सियासत करार दिया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं टीएमसी और बाकी पार्टियां। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामनवमी के दिन हिंसा हो। पश्चिम बंगाल और देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस। और बिहार के जमुई में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की इंतखाबी रैली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान और उनके कुनबे को नाजेबा अल्फाज कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमुई इलाके से वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव स्टेज पर तकरीर करते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे से आरजेडी कारकुन चिराग और उनके खानदान को नाजेबा अल्फाज कह रहे हैं। बिहार बीजेपी ने भी इस पर तनकीद की है और कहा है कि इस बार बिहार की दलित बिरादरी इंतखाबात में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए तेजस्वी को जवाब देगी। वीडियो आने के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि वो तेजस्वी यादव से नाखुश हैं। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूं, मैं हूं राजनीतिक जीवन में और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे। मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। और इस मामले पर तेजस्वी यादव ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा है कि हम तकरीर कर रहे थे, आवाम में से कौन क्या बोलता है स्टेज पर सुनाई नहीं देता। इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसे गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादव को हदफ तनकीद बनाते हुए बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि दलित मसीहा रामविलास पासवान की अहलिया पर काबिल एतराज तबसरा गैर मुहज़्ज़ब है और उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई का यकीन दहानी कराई है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। जमुई में तेजस्वी यादव की मीटिंग के दौरान चिराग पासवान के साथ बदसलूकी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया है। जुमेरात को एनडीए के लीडर इस सिलसिले में पटना में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एनडीए की खवातीन लीडर बीजेपी की रियासती तर्जुमान उषा विद्यार्थी की क़यादत में बिहार के इलेक्शन डिपार्टमेंट पहुंची और तेजस्वी यादव और उनके हामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। तेजस्वी जी के कार्यक्रम था, उस समय किस तरह से महिला पर, वो भी चिराग पासवान जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई है। इसलिए हम लोग आए हैं निर्वाचन आयोग में मांग करने के लिए कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा ही कराया गया है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो। और आज हॉट सीट में हम मगरबी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। आपको बताते हैं कि जब से ये सीट वजूद में आई है, यहाँ से सिर्फ एक बार कोई गैर जाट एमपी बना है। अपनी तारीख के पिछले 57 सालों में बागपत लोकसभा सीट पर जाट बिरादरी और ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के ख़ानदान का गलबा रहा है। इस ख़ानदान के अफराद बागपत से 9 बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। हालांकि ये सीट गुज़िश्ता 10 सालों से बीजेपी के पास है। आइए आपको बताते हैं कि बागपत लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है और इस सीट की तारीख क्या है। बागपत लोकसभा सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जाए पैदाइश थी। 2014 और 2019 में बीजेपी के खाते में जाने वाली इस सीट पर इस बार नई मसावतें बनी हुई हैं। बीजेपी और आरएलडी, जो कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में एक दूसरे से लड़े थे, एक साथ आ गए हैं। आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान एनडीए से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप अपनी जनता से क्या वायदा कर रहे हैं और क्या लोकसभा पहुंचने के बाद इसी तरीके से जनता के बीच में आप रहेंगे? मैं तो 45 वर्षों से हूँ इनके बीच में। ये तो चुनाव का तो मुझे अवसर मिल रहा है। मैं तो 45 वर्षों से ऐसी सेवा कर रहा हूँ, रात और दिन में तो सेवा में रहता हूँ। जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो किसानों के मुद्दे क्या लोकसभा के अंदर उठेंगे? ये तो सरकार ही देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस वाक्य सूत्र को अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सरकार किसानों के लिए खुद चिंतित है। अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी वो भी सरकार के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए। तो जो किसानों के मुद्दे सरकार के साथ बैठ के ही वो सुलझाए जाएंगे और वो हल होंगे। बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 असेंबली सीटें हैं। इनमें जिला मेरठ की सेवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदी नगर असेंबली सीट और बागपत जिले की 3 असेंबली सीटें बारौद, बागपत और छपरौली शामिल हैं। 2022 के असेंबली इंतखाबात में आरएलडी ने इनमें से 2 सीटें जीती और बीजेपी ने 3 सीटें जीती। यहां तक कि बागपत लोकसभा सीट पर भी बीएसपी और एसपी एक बार भी नहीं जीत पाए। ताहम इस बार एसपी और बीएसपी आरएलडी को सख्त चैलेंज पेश कर रहे हैं। इंडी इत्तेहाद की जानिब से एसपी ने पंडित अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने परवीन बंसला को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बागपत का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ किसी की भी सरकार रही, किसी का भी सांसद रहा,
लेकिन बागपत का वो विकास हो नहीं पाया जो एक नया जिला बनने के बाद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा, तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मुझे जनता पे भरोसा है, हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपने जो कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ दुर्भाग्य हमारा है कि आज तक जिनको भी हमने जिताया उन्होंने कभी जनता की तरफ मुख नहीं किया। हम यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षा के जो अभाव है उनको पूरा किया जाए। बागपत लोकसभा सीट 1967 में वजूद में आई। गन्ने और गुड़ की मिठास से भरे इस खित्ते में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के खानदान के अफराद 9 बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार MP बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार MP मुंतखब हुए। ताहम बीजेपी ने 2014 और 2019 के इंतखाबात में ये सीट जीती थी। NDA हुकूमत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की दहाइयों पुरानी मांग को पूरा किया, जिसके बाद RLD NDA में शामिल हो गई है और यहाँ के सियासी मसावात अब बदल गए हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ रहेगा 4 जून को नतीजा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, बागपत। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया है कि वो जेल में रहते हुए घर का बना हुआ खाना जैसे कि आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल जाए। ईडी ने इल्जाम अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त के जवाब में लगाया है, जिसमें उन्होंने जेल में रहते हुए अपने शुगर लेवल की बाकायदा जांच कराने का मुतालबा किया था। ईडी की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट जुहेब हुसैन ने कहा है कि हमने अदालत में डाइट चार्ट रखा है और जिसके मुताबिक केजरीवाल जेल में आम और मिठाई खा रहे थे। ज़ियाबतीस के मरीज को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में वही खुराक ले रहे हैं जो उनके डॉक्टर ने खाने को कहा है। अदालत ने तिहाड़ जेल हुकाम से अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट के बारे में भी मालूमात मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ले ली है और उनके वकील ने कहा है कि वो बेहतर तरमीम शुदा पिटीशन दायर करेंगे। और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 26 अप्रैल तक की तौसीह कर दी है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनसी हिरासानी केस में आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश हुए। ब्रिजभूषण ने राउस एवेन्यू कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दाखिल करके मामले की मजीद तहकीकात का मुतालबा किया, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 26 अप्रैल को दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। ब्रिजभूषण ने इस अर्जी में कहा है कि वो उस तारीख को मुल्क से बाहर थे जिस दिन उन पर WFI दिल्ली के दफ्तर में खातून पहलवान के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है। ब्रिजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है। ब्रिजभूषण के मुताबिक इस्तगासा ने इस तारीख के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की कॉपी अदालत में जमा नहीं कराई है। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण की दरख्वास्त की मुखालिफत की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चार्जशीट के इल्म में आने के बाद जब इल्जामात तय करने पर बहस हुई तो ब्रिजभूषण के वकील ने ये मामला अदालत में नहीं उठाया था। अब इस मामले को उठाने का कोई जवाब नहीं है। और गैर मुल्की खबरों में हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस वाक़े में 14 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि 6 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। इस हमले के जवाब में इजरायली फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने मशरक़ी लबनान में बलबेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। और फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बरतानवी खारजा सेक्रेटरी से मुलाकात की है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने डेविड कैमरून के साथ गज़ा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां तेज़ करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। डेविड कैमरून ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की और ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों पर भी तबादला ख्याल किया। और ईरान के इजराइल पर हमले के पेश नज़र यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए थे। यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को रोकने के लिए किया है। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने वजाहत की है कि यूरोपीय यूनियन ईरान को तनहा करना चाहती है और अमल की जानिब आगे बढ़ने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मसरूफ़ होना चाहती है।
और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मुंबई को अपने आखिरी मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स 8वें जबकि मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही इख्तिताम होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।